जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। आने वाले समय में अभी जो है 18 तारीख को और 21 तारीख को बिहार दरोगा का पेपर होने वाला है, जिनमें की मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको बनने का काम करेगा। गवर्नर जनरल से लेकर के उसके बाद 1905 से लेकर 1947 तक जो हमारा देश आजाद होने के बीच में जितने मूवमेंट्स हुए वो सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रखा जाएगा। तो वो सभी चीजें जो है टीएनए में ये सभी चीजों को बिहार दरोगा एग्जाम में ध्यान में नजर रखते हुए जो है ये आपके सामने जो है देख रहे हैं 1765 से 1947 तक जो भी आपका गवर्नर जनरल बना था उनके सभी के बारे में हम पूरी तरीके से आपका डिटेल आपका लाने का काम किया। आप जानते होंगे कि अब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जो स्टैटिक लेवल पर पूछ रहा हो। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है आपका बहुत ही डीप होते जा रहा है। तो हम जो क्वेश्चन अभी जो लेके आए हैं पूरी तरीके से आपका जो डीप से है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको बिहार एसआई में मदद करके जो है आने का काम करेगा। आप जरूर इसको जाने से पहले एक बार देखने का काम करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग इसको आज स्टार्ट करने का काम करते हैं। चलिए ठीक है। चलिए देखिए, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल आप जानते होंगे कि जब आया था कंपनी हमारे यहाँ आए थे, कंपनी जब हमारे यहाँ आए थे तो उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूल कर रहा था हमारे इंडिया में। उस समय पूरी तरीके से जो है पूरी तरीके से हाँ सही हो गया। तो जो है पूरी तरीके से जो है आप जानते हैं कि जो है महारानी विक्टोरिया के हाथ में जो है नहीं गया था। तो तब तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल काम कर रहा था। तो आज हम पूरी तरीके से इसको देखने का काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से आया था। देखिए 1757 टू 60 तक चला था, 1750 से 60 तक चला था रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। भारत का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि ये बंगाल का गवर्नर जनरल थे, जो पुनः 1765 से 1767 तक ये चलने का काम किया था। यानी कि 1757 से 60 तक चला और फिर 1765 से 1767 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का द्वैध शासन, देखिए डुअल गवर्नमेंट की अस्थाई जो है स्थापित करने का काम किया था। डुअल गवर्नमेंट यानी कि द्वैध शासन प्रणाली का जो है लाने का काम किया था। तो कौन लाए थे? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में आने का काम किया था। कह रहा है इस व्यवस्था के अनुसार भू राजस्व की वसूली करना, देख रहे हैं, भू राजस्व की जो है वसूली करना और सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामलों को कंपनी के अपने अधीन रखा, जबकि है ना, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था का भार नवाब के जिम्मे छोड़ दिया। यानी कि देख रहे हैं ना, द्वैध मतलब डुअल, और डुअल मतलब दो तरीके का शासन है ना, दो तरीके का आपका क्या है आपका शासन है ना। तो यहाँ पर दो तरीके के क्या रहा था, जो आपका इनकम जो भू जो टैक्स था, यानी कि जो आपका जो खेतों पर लगने वाला जो टैक्स था वो आपको क्या है वसूली करने का जो अधिकार जो दे दिया गया था, किसको दे दिया गया था? सैनिक संरक्षण के हाथ में। एवं विदेशी मामले जो है कंपनी ने अपने अधीन रखा, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था का भार किसको दे दिया? नवाब के जिम्मे छोड़ दिए। नवाब है ना, नवाब चलता था बंगाल में। तो रॉबर्ट क्लाइव अपने पहले कार्यकाल में 1757 से 1760, याद रखेगा ये 3 साल है ना, 3 साल तक बंगाल का गवर्नर रहा। तो शुरुआती टाइम पीरियड में 1757 से 1760 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहने का काम किया। उसका बतौर गवर्नर दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 तक रहने का काम किया था। यानी कि ये बंगाल का गवर्नर 2 बार रह चुका था। 1765 ईस्वी में गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, देख लीजिए इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में, 1765 में हुआ था, ये सभी जानते होंगे। लेकिन क्या दिक्कत हुआ इसमें, क्या चीजें हुआ वो नहीं पता है। तो 1700 देखिए शाह आलम द्वितीय के जो है, शाह आलम द्वितीय के टाइम पीरियड पे हुआ, जिसमें कंपनी का संरक्षण पूरी तरीके से ले लिया है ना, पूरी तरीके से कंपनी जो है संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने समस्त बंगाल क्षेत्र के लिए दो ठप दीवान नियुक्त किया, जिसमें बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, देखिए बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के क्षेत्र के लिए आपका राजा सिताब है ना, सिताब राय की नियुक्ति किया। मैं आपको बता दूं कि बिहार, उड़ीसा और झारखंड और बिहार उड़ीसा झारखंड और बंगाल ये पहले एक ही प्रोविंसेस हुआ करते थे, बंगाल के अंदर ही आने का काम करते थे।
तो उस समय जो है बिहार और बंगाल का जो दोनों क्षेत्र था वो बंगाल के एरिया में ही पढ़ने का काम किया था। यही कारण है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के क्षेत्र के लिए, है ना, दो उप दीवान को नियुक्त किया, दो उप दीवान को नियुक्त किया। दीवान मतलब जो टैक्स को कलेक्शन करने वाले होते हैं। एक का नाम था मोहम्मद रजा खां और बिहार के क्षेत्र वाला जो है आपका यानी कि राजा सिताब रॉय। बिहार के क्षेत्र में जो टैक्स को कलेक्शन करने वाले थे वो राजा सिताब रॉय थे, जबकि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां थे। इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है टैक्स का जो है कलेक्शन करने का काम कर रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चलिए, उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं 1760 में, है ना, 1760 में अगर बात करते हैं तो 1760 में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड का 1760 में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चले जाने पर देखिए हॉलवेल को बंगाल का कार्यकारी गवर्नर नियुक्त किया। कार्यकारी मतलब कुछ समय के लिए नियुक्त करने का काम किया था। हॉलवेल के बाद देखिए, हॉलवेल के बाद जो है सीटर, है ना, देखिए क्या है, बंसीटर, तो कार्यकारी गवर्नर बनाया गया। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव चल जाने के बाद दो ऐसे गवर्नर जनरल आए थे, दो ऐसे गवर्नर जनरल आए थे बंगाल का गवर्नर जनरल आने का काम किया था। एक का नाम था हॉलवेल और दूसरा का नाम था वंशीटाट था। ठीक है, 1767 ईस्वी तक रॉबर्ट क्लाइव के बंगाल का गवर्नर रहने के बाद बंगाल के अन्य गवर्नर रहे, बंगाल का अन्य गवर्नर भी रहने का काम किया, याद रखेगा। ठीक है ना, आवाज देख लेते हैं भाई, कटिया था। बंगाल का जो है बंगाल का गवर्नर रहने के बाद जो है अन्य गवर्नर रहे। उसके बाद देखिए बेरेलस, है ना, ये आए 1767 से 1769, 1768 से। देखिए दूसरी बार ये बने थे 1765 से लेकर 1767 तक बने थे, है ना। और दूसरी पहली बार जो बने थे 1757 से लेकर के 1760 तक बने थे, याद रखेगा। बेरेलस जो है 1767 से 69 तक आए, है ना। कार्टियर जो है 1769 से 1772 तक आए थे। कार्टियर भी आए 1769 से 1772। अब वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उसके बाद आए 1772 से 1774, 1772 से 1774 आने का काम किया था। उसके बाद देखिए 1772 ईस्वी में गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग ने रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किए गए द्वैध शासन, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किए गए द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन व्यवस्था को क्या किया गया, शासन का समाप्त कर दिया। किसके द्वारा, तो याद रखेगा ये गवर्नर जो है आपका कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है, जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो चलाया गया था द्वैध शासन प्रणाली, डुअल जो है आपका सिस्टम जो चला गया था, वो चीजें को खत्म कर देने का काम किया। उसके बाद कह रहा है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हो गए, है ना, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। आप जानते हैं कि जो आपका गवर्नर जनरल जो काम कर रहे थे वो कंपनी के अधीन थे, कंपनी के अधीन थे। यानी कि इस समय तक पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, बल्कि पूरी तरीके से जो कंट्रोल करने का काम कर रहा था वो आपका कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। इसीलिए कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार अब बंगाल का गवर्नर भारत में अंग्रेजी राज क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने वाला कहा जाने लगा था। यहाँ देख लीजिए, बात को समझिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब वो भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, है ना। भारत के गवर्नर जनरल कौन बना, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बनने का काम किया था। कंपनी ने गवर्नर जनरल के कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया कि एक गवर्नर जनरल का जो है आपका क्या होगा, एक गवर्नर जनरल का जो टाइम पीरियड होगा, जो कार्यकाल होगा, वो आपका 5 साल होने का काम करेगा। मद्रास एवं बंबई गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन घोषित कर दिया। मद्रास और बंबई को दोनों को गवर्नर जनरल के अधीन, याद रखें, गवर्नर जनरल के अधीन घोषित कर दिया। बंगाल में पदस्थापित गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। ये देखिए कंपनी का पहला जो गवर्नर जनरल जो है बनने का काम किया, कंपनी का पहला गवर्नर जनरल जो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स बनने का काम किया। ये किसके कारण, कैसे बने, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बनने का काम किया। अब आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785, 1774 से 1785 के बीच में क्या रहा था इनका योगदान। वॉरेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी के कलर के रूप में कलकत्ता में अपनी सेवाएं देने आया। वॉरेन हेस्टिंग जो है कलर के रूप में, याद रखेगा, कलर के रूप में 1750 में सेवाएं देने आया। और वॉरेन हेस्टिंग अपने मेहनत, देखना अपने मेहनत और लगन और कार्य कुशलता के दम पर देखिए कासिम बाजार का अध्यक्ष
अध्यक्ष बना, कासिम बाजार का अध्यक्ष बना जो बंगाल में पड़ता है। फिर बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, और अंत गोतवा कंपनी का गवर्नर जनरल भी बन गया। अंत गोतवा, याद रखेगा, अंत गोतवा कंपनी का जो है आपका गवर्नर जनरल कौन बना था, तो ये आपका वॉरेन हेस्टिंग्स बनने का काम किया अपने स्किल के बेस पर, है ना, अपना मेहनत, अपना लगन, अपना दम के बेसिस पर ये चीजें करने का काम किया। कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 ईस्वी 1774 में गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार मतलब स्टेट ट्रेजरी, जहां पर जो है पैसा वगैरह भी जमा किया जाता है टैक्स का, मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कलकत्ता का स्थापित कर दिया, है ना। मुर्शिदाबाद से जो है आपका ट्रांसफर करके कहां कर दिया, कलकत्ता। किसको, तो ये आपका याद रखिएगा, स्टेट ट्रेजरी को जो है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो ट्रांसफर करने का काम किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालत, एक फौजदारी और एक है दीवानी अदालत को जो है क्या किया, ओपन करने का काम किया। फौजदारी और दीवानी अदालत जो है बनाने का काम किया, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए 1781 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा का विकास हो, मुस्लिम शिक्षा के विकास को लक्ष्य कर प्रथम मदरसा की स्थापना किया। प्रथम मदरसा की स्थापना जो हुआ था आपका वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड पे ही होने का काम किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को दी जाने वाली 26 लाख रुपए को वार्षिक पेंशन को फिजूल खर्ची मानते हुए समाप्त कर दिया। देख लीजिए, इसी के टाइम पीरियड पर मुगल सम्राट को क्या दिया जाता था, आपका 26 लाख का पेंशन दिया जाता था। 26 लाख का वार्षिक, मतलब एक साल में जो खर्चा कर रहा था वार्षिक पेंशन 26 लाख, जो आपका उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये करके खत्म कर दिया कि ये चीजें हमारा ये जो है सरकार के ऊपर क्या है, फिजूल खर्ची है, ये चीजें क्या करके इसको खत्म कर देने का काम किया। उसके बाद करा हेस्टिंग ने गीता को अंग्रेजी में अनुवाद, विलियम विल्किंस, देखिए वेरी ये चीजें क्वेश्चन यहाँ पर कई बार बनने का काम करता है। विलियम विल्किंस के द्वारा जो है आपका राज्य या श्री प्रदान कर हर प्रकार के मदद की, हर प्रकार का मदद करने का काम किया हेस्टिंग ने, याद रखिएगा। हेस्टिंग ने गीता को अंग्रेजी में जो है विलियम विल्किंस से क्या किया, आपका जो है अनुवाद कराने का काम किया। वॉरेन हेस्टिंग के ही समय में सर विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, याद रखेगा। वॉरेन हेस्टिंग के इस समय पर विलियम जोन्स के द्वारा जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कर देने का काम किया था, याद रखेगा, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसी के समय में 1776 ईस्वी में संस्कृत में कोड ऑफ लॉ, देखिए इसी के समय में संस्कृत में कोड ऑफ लॉ 1781 ईस्वी में विलियम जोन्स एवं देखिए कोलबर्ग की डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ जैसे महत्वपूर्ण कानून के विषय की पुस्तक प्रकाशित करने का काम किया। ये याद रखिए, कोलब्रुक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम जोन्स और कोलब्रुक ने डाइजेस्ट ऑफ द हिंदू लॉ कानून के विषय, कानून का जो है विषय था, ये दोनों मिलकर के उन्होंने क्या किया था, ये दोनों मिलकर के उन्होंने प्रकाशित करने का काम किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 1780 ईस्वी में भारत के प्रथम समाचार पत्र, देखिए 1780 में जो है याद रखेगा बंगाल गजट जो है आपका द बंगाल गजट का जो है प्रकाशन हुआ, जिसने लिखने का काम किया था जेम्स अगस्टस हिकी, याद है जेम्स हिकी। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना होने का काम किया था, इसी के टाइम में हुआ था। उसके बाद देखिए, उसके बाद है इसी के समय में 1782 में जोनाथन डंकन, बनारस में एक संस्कृत, है ना, जोनाथन डंकन जो बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई। वॉरेन हेस्टिंग के गवर्नर जनरल बनते ही 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। याद रखिएगा क्या है, 1774 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में एक हाई कोर्ट का स्थापना होने का काम किया। इस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक सीमित था, लेकिन ये था क्या कि कलकत्ता तक ही जो है इसका सीमित था, कलकत्ता में ही जो है आपका ये पूरी तरीके से इसका अधिकार जो क्षेत्र जो रखा था वो आपका कलकत्ता तक ही रहने का काम किया। बाहर का मुकदमा तभी सुना जा सकता था जब दोनों पक्षों की जो है सहमति हो,
जब दोनों पक्षों की सहमति हो जाएगा तभी बाहर का मुकदमा जो है आपका कलकत्ता हाईकोर्ट में लाया जा सकता था। एक बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार ने 1775 ईस्वी में हेस्टिंग्स पर मीर जाफर की विधवा मुन्नी, है ना, देखिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम, है ना, क्या नाम है, मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया था। ये देख लीजिए क्या नाम था, नंद कुमार ब्राह्मण था, नंद कुमार ब्राह्मण 1775 में हेस्टिंग्स पर मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए लेने का घूस का आरोप लगा था। नंद कुमार का आरोप अदालत में सिद्ध न होने की वजह से हेस्टिंग ने उस पर झूठा आरोप लगाने के जुर्म में फांसी की सजा दिला दिया। ओह माय गॉड, देख रहे हैं ना, ये क्या किया है आपका, याद रखेगा, फांसी की सजा सुना दिया था और फांसी की सजा उसको हो गया था और फांसी की सजा हो जाने के बाद उनको मृत्यु हो जाने का काम किया। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक, 1775 से 82 तक हुआ, याद रखेगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय आंग्ल जो है मैसूर युद्ध, याद रखेगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका 1780 से 84 में लड़ा था। उसके द्वारा बनारस के राजा चैत्य सिंह के स्थान पर उसके भतीजे को बनारस का नवाब बनाना और उसके समय में ही अवध के खजाने की लूट की घटनाओं उसके दामन में बदनामी के दाग लगा दिए। बदनामी के दाग तो किसको लगा दिए थे, याद रखेगा, बनारस का जो नवाब बना समय में अवध के खजाने को लूट के घटनाओं को उसके दामन में बदनामी का दाग लगा दिया। तो किसके में लगा दिया, याद रखेगा, तो याद रखेगा राजा चैत्य सिंह के स्थान पर उसके भतीजे को वॉरेन हेस्टिंग्स ने पिट्स इंडिया एक्ट लाया। इसी के समय में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, याद रखिएगा, 1784। एक आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, है ना, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को क्या बना दिया था, आपको याद रखेगा, गवर्नर जनरल बनाया था। और उसके बाद एक आया 1774 का, 1774 में हाई कोर्ट का स्थापना हो गया था। उसके बाद अगली बार जो आया 1784 का पिट्स इंडिया का विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में क्या दे दिया, अपना जो है इस्तीफा देने का काम किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड चला गया। 1785 में इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में वर्क के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया। बराबर क्वेश्चन पूछता है कि किस गवर्नर जनरल भारत को लौट जाने के बाद इंग्लैंड में उसको जो है उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, याद रखेगा, किसके द्वारा, तो ये वर्क के द्वारा जो है आपका चलाया गया महाभियोग। 1795 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त हो गया, है ना। 1795 में ये अपने आरोप पर लगे मुक्त हो गया। 1785 में इंग्लैंड चला जाता है। इंग्लैंड जाने के बाद जो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, इसके ऊपर महाभियोग चलाता है। अब आ जाइए सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 मात्र एक वर्ष के लिए बतौर अस्थायी गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। इसका कोई खास रोल नहीं रहा था। उसके बाद आ जाइए वेरी इंपोर्टेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत ही आपका इंपोर्टेंट माना जाता है। बराबर जो है ये क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए देखिए 1786 से 1793 तक रहा था, है ना, तथा 1805 ईस्वी ये आपका कार्यकाल इसका रहा। गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को द्वारा किए गए प्रमुख कार्य इस प्रकार है। कलेक्टर के जिम्मे जिले के समस्त अधिकार सौंप दिया। कलेक्टर के जिम्मे, है ना, देख लीजिए, कलेक्टर के जिम्मे जिले के समस्त अधिकार। इसका मतलब ये हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आपका जो है जिला का कलेक्टर का पोस्ट जो है आपका सृजित किया गया। जिला कलेक्टर का पोस्ट आपका सृजित किया गया था। इन्हें भारत में विशिष्ट प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। भारत में जो है विशिष्ट प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। भारत में शांति स्थापित करने और शासन में सुधार लाने के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी और कंपनी की उम्मीदों पर खरे उतरे। भारतीय न्यायाधीश में युक्त जिला, देखिए, युक्त जिला फौजदारी अदालतों
युक्त जिला फौजदारी अदालतों ने इन्होंने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 4 जो है भ्रमण करने वालों को अदालत ने 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त कर दिया गया। देखिए यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा, जिला फौजदारी जो अदालत को समाप्त कर दिया, इसके स्थान पर क्या लाया, 4 भ्रमण करने वाली अदालत, 4 भ्रमण करने वाली अदालत लाया, जिसमें कि 3 गो बंगाल में था, 3 गो बंगाल में था और 1 आपका बिहार में नियुक्त कर दिया था, है ना, नियुक्त कर देने का काम किया था। 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालत, है ना, 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टर, जिले के जो है प्रभारी कलेक्टर, जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालत की दीवानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। 1727 में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालत का दीवानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। 1793 ईस्वी में इन्होंने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड, देखिए कॉर्नवालिस कोड भी ये चलाया, कॉर्नवालिस कोड भी 1793 ईस्वी में 1793 में कॉर्नवालिस कोड चलाने का काम किया, याद रखेगा 1793 में कॉर्नवालिस कोड चलाने का काम किया था। यह कोड शक्तियों को पृथ्वीकरण सिद्धांत, है ना, पृथ्वीकरण सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित था, सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित था। इन्होंने कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू किया, कानून की विशिष्टता, कानून की विशिष्टता का नियम जो है आपका लाने का काम किया। मतलब इससे ये बताना चाह रहा है कि भारत में जो है कानूनों का राज है। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यापार करने पर इन्हें पूर्ण रूप से रोक लगा दिया। बोला कोई भी कंपनी का जो कर्मचारी है वो व्यक्तिगत रूप से व्यापार नहीं कर सकता, व्यक्तिगत रूप से व्यापार नहीं कर सकता। इन्होंने वकालत पेशा किया नियमित बना दिया, वकालत पेशा को नियमित, मतलब ये परमानेंट कर दिया था। इन्होंने जो है वकालत पेशा को परमानेंट कर दिया। इन्होंने शासन में, इन्हें भारत में नागरिकों की सेवा का जनक, फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज, क्यों फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इसी के टाइम पीरियड पर याद रखेगा जिला कलेक्टर का पोस्ट भी आया। जिला कलेक्टर का पोस्ट किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आए थे, याद रखेगा, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। अब ये 1776 आ गए हम लोग, उसके बाद देखिए ये हो गया है आपका वॉरेन हेस्टिंग, 1750 में कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग मेहनत लगन, ये हो गया आपका। कलेक्टर के समस्त अधिकार सौंप दिया, ये चीजें होंगी आपका। उसके बाद आपका देखिए 1700 यहाँ पर कितना है, फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है। 1793 तक हम लोग आ गए थे। फिर यहाँ पर आ रहा है वॉरेन हेस्टिंग्स, फिर से आ गया, मतलब ये डबल बार जो है आपका अच्छी हो गया। चलिए यहाँ से आते हैं फादर ऑफ, मच्छर बैठा है क्या, चलिए देखिए कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है, सिविल सर्विस का भी जनक कहा जाता है और पुलिस व्यवस्था की भी जनक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है आपका याद रखे पुलिस व्यवस्था में अच्छा काम करने का काम किया था। कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी का वेतन में तर्क संगत वृद्धि की, यानी कि दोनों काम के अनुरूप जो है वो लोगों के वेतन को बढ़ाने का काम किया। कॉर्नवालिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों को प्राप्त पुलिस अधिकारों को वंचित कर दिया। ये देखिए कॉर्नवालिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमींदार हुआ करते थे उसको जो प्राप्त था, तो जमींदारों को प्राप्त पुलिस अधिकार जमींदारों को दिया जाता था, जमींदारों को संरक्षण के लिए दिया जाता था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इन्होंने जिलों में पुलिस थाना की स्थापना कर दिया, जिलों में पुलिस थाना, जिला में हर जिला में पुलिस थाना का नियुक्ति कर दिया गया था, स्थापना किया। प्रत्येक जिले में एक दरोगा, प्रत्येक जिलों में एक दरोगा की नियुक्ति कर उसे उस जिले के प्रभारी बनवाया, उस जिले की प्रभारी बनाने को उस जिले का प्रभारी बनाया। अंग्रेजी मजिस्ट्रेट को जिले की पुलिस का भार देखिए, अंग्रेज मजिस्ट्रेट को जिले के पुलिस का भार दे दिया गया, है ना, अंग्रेज मजिस्ट्रेट को जिले के पुलिस का भार दे दिया गया और प्रशासनिक सुविधा हेतु जिलों को 400 वर्ग मील को विभाजित कर दिया। यानी कि उसका कितना दूर तक उसका जो क्षेत्राधिकार होगा वो देख रेख करने का काम करेगा, उसको एक क्षेत्र देने का काम किया। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर अंग्रेज मजिस्ट्रेट को जिले को पुलिस का भार दिया और प्रशासनिक में 400 वर्ग मीटर विभाजित कर दिया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार और तथा प्रशासनिक सेवा में मुंशीफ,
सदर, मुर्शिद सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से उच्च पद नहीं सौंपा जाता था, उच्च पद नहीं सौंपा जाता था। 1793 ईस्वी में अगर बात करें तो कॉर्नवालिस ने जॉन सॉर की सहायता से अस्थायी बंदोबस्त की योजना लगाई, है ना। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त का जो है क्या हुआ, योजना लाने का काम किया। अस्थायी बंदोबस्त की योजना बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, देख रहे हैं ना। यानी कि याद रखिए, अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। इसमें जमींदारों को अपने क्षेत्र भू राजस्व लैंड रेवेन्यू की तय करने के लिए स्वतंत्र जो है कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया था। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त योजना के तहत वैसे जमींदारों को, है ना, वैसे जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% यानी कि 10/11 भाग कंपनी को देना था, 10/11 भाग कंपनी को देना था। और लगभग 10% भाग जो है यानी कि 1/11 भाग, 10% भाग 1/11 भाग अपने पास रखना था। सर जॉन सॉर 1793 से 98 तक आया। कॉर्नवालिस के बाद कौन आया, सर जॉन सॉर। तो कौन आया सबसे पहले याद रखेगा, पहला में रॉबर्ट क्लाइव था। दूसरा में कौन आया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। और तीसरा में कौन आया, तो तीसरा में आप याद रखेगा जो आपका 1 साल के लाया उसको नहीं काउंट करते हैं, ठीक है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स आया। और तीसरा में जो आने का काम किया लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, कॉर्नवालिस। और उसके बाद जो चौथा में जो आने का काम किया है वो सर जॉन सॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर जॉन सॉर, जो 1793 से 1998 तक आया। 19 देखिए इन्होंने अहस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप करने का नीति बनाया, अहस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप ना करने का नीति अपनाया। इनके समय में प्रमुख समस्या फ्रांसीसियों के द्वारा किया जाने वाला षड्यंत्र था। ब्रिटिश सरकार 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में लागू करने का काम किया था, है ना, चार्टर एक्ट। उसके बाद देखिए लॉर्ड वेलेस्ली आता है। कौन आता है, लॉर्ड वेलेस्ली। सर जॉन सॉर के बाद लॉर्ड वेलेस्ली आता है, जो 1798 से 1805 तक, 1798 से 1805 तक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को विस्तार करने के लिए जो है आपका स्थायित्व प्रदान करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि व्यवस्था किया। क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि किसके द्वारा, याद रखेगा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरुआत किया जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर, देखें लॉर्ड वेलेस्ली से जो पहले गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था डुप्ले नाम था, भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था। वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि के तहत यह प्रावधान था कि संधि करने वाला राज्य कंपनी से सैन्य सुरक्षा तो पाएगा, पर साथ ही उसे उस राज्य के अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखना अनिवार्य था। यानी कि देख रहे हैं ना, सहायक संधि जो आपका फ्रांसीसी जो है सेना के साथ था, जो है दोनों के बीच में ये कहा गया था कि अगर कोई सैन्य सुरक्षा कंपनी चाहता है तो उसके साथ में एक रेजिडेंट रखना पड़ेगा, अंग्रेज रेजिडेंट उसको रखना पड़ेगा। और बिना इस अंग्रेजी रेजिडेंट की अनुमति के उस राज्य का शासक जो है किसी अन्य यूरोपीय व्यक्ति की सेवा नहीं ले सकता। यानी कि फ्रांसीसी लोगों को ये चीजें कह दिया गया था। फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में ये सहायक जो संधि हुआ था, इन दोनों के बीच में आपका क्या हुआ था ना, कुछ आपका सीमित अधिकार करने के लिए कुछ आपका अंग्रेज रेजिडेंट देने का काम किया था और इसके अधीन कर दिया था, पूरी सेवाएं कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें नागरिक सेवा भर्ती किए युवकों को, देखिए नागरिक यानी सिविल सर्विस, है ना, के भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने में के उद्देश्य से लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को जो है स्थापित किया। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया था। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर, लायन ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। लायन ऑफ बंगाल के नाम से लॉर्ड वेलेस्ली को लायन ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। वेलेस्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति, है ना, वेलेस्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति यानी कि माइटी पॉलिटिकल पावर का स्वरूप प्रदान किया गया था। वेलेस्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शक्तिशाली राजनीतिक, याद रखेगा, एक शक्तिशाली राजनीतिक जो है माइटी ऑफ पॉलिटिकल पावर का स्वरूप प्रदान करने का काम किया था। 1801 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी को सृजन इसी के समय में हुआ था, है ना। 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का
सिरजन, मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना। तीन को प्रेसिडेंट उस समय बहुत बड़ा था, एक बम्बई प्रेसिडेंसी, दूसरा मद्रास और तीसरा आपका कलकत्ता, याद रखेगा, 3 प्रेसिडेंसी। इसी के समय में द्वितीय आंग्ल में देखिए मराठा युद्ध हुआ, है ना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होने का काम किया 1803 से 1805 में हुआ था, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। द्वितीय 1803 से 1805, है ना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, और चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर हुआ था, आंग्ल देखिए, आंग्ल ये मराठा है, ये आंग्ल मैसूर है, 1799 है। इस बात को आप कदापि नहीं भूलने का काम करिएगा, है ना। यही सब क्वेश्चन आपको बात लगाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, है ना। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई इसी के समय में 1799 में हुई, इसी के जो है समय जो यानी कि 1799 में इनका जो है मृत्यु होने का काम किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हारने के साथ साथ में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय में हैदर अली का मौत हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखते हैं लॉर्ड कर्नवालिस, फिर से आ जाता है 1805 में, 1805 में फिर से आपका कौन आ गए हैं, यानी कि बेलेस्ली के बाद आपका 1805 में फिर आपका लॉर्ड कर्नवालिस। 1805 में लॉर्ड कर्नवालिस दूसरी बार गवर्नर जनरल बन गया, दूसरी बार जो है आपका गवर्नर जनरल बन गया है, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई, ज्यादा दिनों तक ये रह नहीं पाए। उसके बाद देखिए सर जॉर्ज बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 तक रहा था, ये भी ज्यादा दिनों के नहीं रहा था। इसकी महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो वेल्लोर में सिपाही विद्रोह, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह 1806 में, वेल्लोर में जो आपका सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में, जिसमें कि अनेक अंग्रेज सिपाही मारे गए थे, जिसमें कि अंग्रेज सिपाही मारे गए थे, यही कारण था इसको ज्यादा दिनों तक नहीं रखा। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम आया था 1807 से 1813, 1807 से 1813 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटना हुआ। महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में हुआ, 25 अप्रैल 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि हुआ, और इसी के समय में चार्टर एक्ट 1813 की पास होना था, 1813 को चार्टर एक्ट क्या होना था, पास होने का काम किया था, याद रखेगा। उसके बाद देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो याद रखेगा ये आपका कौन है, आपका ये है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 यानी कि 6 वर्ष तक ये आते हैं, और उसके बाद जो लॉर्ड हेस्टिंग आने का काम किया, और लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जो काम हुआ था वो आपका 1813 से 1823 के बीच में लगभग ये 10 वर्षों तक इंडिया पर ये रहने का काम किया था। मैं आपको बता दूं इस टाइम पीरियड पर टाइम तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी ही राज करता आ रहा है, अभी तक जो है आपको अभी तक आपको जो है यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो हस्तक्षेप नहीं करने का काम कर रहा है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंग्ल नेपाल गोरखा युद्ध हुआ, आंग्ल नेपाल गोरखा युद्ध हुआ 1814 से 1816, 1814 से 1816 गोरखों की हार हुई, गोरखा का हार हुआ, और नेपाल के अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण कर दिया, है ना। नेपाल के याद रखिएगा अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध का अंत मार्च 1816 में, है ना, इस जो है युद्ध का अंत मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखा के मध्य हुई थी, अंग्रेजों और गोरखा की मध्य हुआ, जिसे संगोली की संधि कहा गया, जिसे सुगोली कहीं पढ़ते हैं कहीं संगोली पढ़ते हैं, याद रखेगा संगोली की संधि कहा जाता है। तो 1816 में अंग्रेज, याद रखेगा अंग्रेज और नेपाल के बीच में जो युद्ध हुआ, यानी कि युद्ध हुआ उसको कहा गया सुगौली की संधि से समाप्त होने का काम किया था। देखिए उसके बाद अगर बात इसने पिंडारियों का दमन कर दिया, है ना। बसीर मोहम्मद चित्तू एवं करीम पिंडारियों का प्रमुख नेता थे, याद रखेगा पिंडारियों को बसीर मोहम्मद चित्तू करीम था, पिंडारियों के प्रमुख नेता थे। इसी के शासनकाल में तृतीय देखिए मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1817 से 1818 में हुआ, याद रखिएगा। मराठे पराजित हुए, इसमें जो मराठा जो था वो पूरी तरीके से पराजित हो जाने का काम किया आंग्ल मराठा, ठीक है ना। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थे उनके पास कुछ मॉडर्न जो है हथियार था, मॉडर्न टूल था, यही कारण है कि जितने भी लोग थे धीरे धीरे वो सभी आपको पराजित होने का काम कर रहे थे, पराजित होने का काम कर रहे थे। चलिए उसके बाद देखिए इसने मराठों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया, मराठों की शक्ति को अंग्रेजों ने क्या किया, आपका नष्ट करने का काम किया था। यह हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे हुए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया, साथ ही प्रेस के मार्गदर्शन हेतु कुछ नियम बनाए, मतलब
प्रेस के मार्गदर्शन, मतलब प्रेस क्या क्या छाप सकता है, क्या क्या लिख सकता है, उसके लिए जो नियम कानून कायदे जो है कुछ डायरेक्शन यहाँ देने का काम किया था। और ये चीजें हेस्टिंग के समय में, हेस्टिंग के समय प्रेस पर देखिए जो प्रेस पर जो लगा हुआ प्रतिबंध था उसको समाप्त कर दिया, प्रेस पर लगा हुआ प्रतिबंध को समाप्त करने का काम किया था हेस्टिंग के शासनकाल में। 1822 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने टेनेंसी एक्ट, देखिए टेनेंसी एक्ट आया, टेनेंसी एक्ट लाया जिसमें कि काश्तकारी अधिनियम लागू कर बंगाल में रैयतों को अधिकार के सुरक्षित कर दिया, मतलब जिसका अपना जमीन है उसको जमीन को सुरक्षित करने का काम किया था हेस्टिंग्स ने, करने का काम किया। उसके बाद देखिए जॉन एडम्स आते हैं 1823 ईस्वी में आते हैं, और ये एक अस्थायी नियुक्ति होती है, ये सब मतलब कुछ दिनों तक नहीं बल्कि अस्थायी नियुक्ति होती है, कार्यकारी टाइप का आप कह सकते हैं। उसके बाद लॉर्ड एमोस्ट आते हैं 1823 से लेकर के 1828, ये टोटल 5 सालों तक ये हमारे इंडिया में रहने का काम करेंगे, ठीक है ना। इसी के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 1826 में, जिसमें किसी के कार्यकाल में लड़ाई जो लड़ा गया था 1800, याद रखेगा 24 से 1826 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था, याद रखेंगे। अंग्रेजों और बर्मा के बीच 1826 ईस्वी में, याद रखेगा 1526 ईस्वी में मांडवू की संधि हुई, मांडवू की संधि हुई, बैरकपुर, याद रखे मांडवू की संधि, यानडबू याद लिखा हुआ है, यानडबू की संधि हुआ है ना, हमको यहाँ से सही से नहीं दिखाई दे रहा भाई, यानडबू लिखा हुआ। बैरकपुर का सैन्य, देखिए बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ, बैरकपुर में भी जो सैन्य विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ और भरतपुर पर कब्जा 1826 ईस्वी में इसी के समय हो गया, यानी कि लॉर्ड एमोस्ट के समय में ही बैरकपुर पर सैन्य विद्रोह हुआ और भरतपुर पर कब्जा भी कर लिया गया था, भरतपुर पर कब्जा भी कर लिया गया था। उसके बाद आते हैं विलियम वायलेट 1828, है ना 1828, ये भी अस्थायी नियुक्ति था, उतना याद नहीं रखना। भारत के गवर्नर जनरल 1833 समझते हैं, ये चार्टर एक्ट के अधीन लॉर्ड विलियम बेंटिंक, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक आते हैं जो कि 1828 से 35 तक रहता है, ये टोटल 60 वर्षों तक रहता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो कार्यकाल भारत में अच्छा रहा और अच्छा काम भी करने का काम किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया था, याद रखेगा भारत का प्रथम। तो पूछ देगा यहाँ क्वेश्चन में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो याद रखेगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1800, मतलब उस समय तक क्या चल रहा था, तो उस समय तक आप जानते थे बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में चल रहा था, लेकिन कुछ आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आपका कुछ सुधार भी आने का काम किया था, है ना। स्वाभाविक देखिए सॉरी भाई 1835 ईस्वी के चार्टर एक्ट, 1835 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी ने बंगाल के गवर्नर जनरल को, और कंपनी ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कंपनी ने घोषित कर दिया 1833। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल करने लगा, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ये कभी भूलिएगा नहीं, ये VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए इसी नवीन एक्ट के लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। 1803 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर जनरल बना, है ना, देख रहे हैं ना, लॉर्ड बेंटिक मद्रास का गवर्नर। अब मद्रास आप जानते हैं कि ये एक तरीके प्रेसिडेंसी के रूप में काम कर रहा था, अब ये क्या बन रहा है, अब ये यहाँ का स्पेशल गवर्नर बना, है ना। 1803 में लॉर्ड बेंटिक मद्रास का गवर्नर भी था, 1803 में विलियम बेंटिक के ही कार्यकाल में 1806 ईस्वी में, विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1806 में माथे पर अपना जातीय चिन्ह लगाने और कानों में बालियां पहनने पर अंग्रेजी रोक के विरोध में बेल्लौर के सैनिकों में विद्रोह कर दिया गया, यानी कि जो सैनिकों लोग आपका बालियां पहनता था, कानों में बालियां पहनता था और जातीय चिन्ह लगाने का काम करता था, उन चीजों को खत्म कर दिया गया था। तो इसी के विरोध में बेल्लौर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि ये चीजें को वो लोग पहनना चाह रहे थे और ये मना कर रहे थे। सती प्रथा के खिलाफ राजा राममोहन राय के अभियान से सहमत होकर बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया, सती प्रथा पर रोक लगाने का काम किया। कानून की धारा 17 के अनुसार अब से विधवाओं का सती होना अवैध या गैर कानूनी माना जाएगा। मतलब आप जानते होंगे कि सती प्रथा में
जब किसी का पति डेथ हो जाता था तो उसी के चिता पर जो है पत्नी भी जो है उनको जान को त्यागने का काम कर देती थी। तो वो चीजें जो था वो चीजें को यहाँ पर क्या हुआ, खत्म कर देने का काम किया था, वो चीजें यहाँ पर खत्म कर दिया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो बेंटिक ने शिशु बालिका हत्या को गैर कानूनी घोषित किया। देखिए सती प्रथा को भी और शिशु बालिका हत्या को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया था। बेंटिक ने भारतीयों को महत्वपूर्ण राजकीय और उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया, मार्ग प्रशस्त किया है, मतलब भारतीयों को सरकारी नौकरियों में जो है जाने का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। इसने सलीमन के मदद से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया। ठग करने की जो प्रथा था वो चीजें को 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने खत्म करने का काम किया। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, है ना, 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया। बेंटिक को भारत का महत्वपूर्ण देन है। बेंटिक ने हस्तक्षेप की नीति चलाया। हस्तक्षेप की नीति किसने चलाया, तो बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने चलाने का काम किया। अनुगमन करते हुए 1831 ईस्वी में मैसूर के और 1834 ईस्वी में पूर्व और मध्य क्षेत्र को हड़प कर अंग्रेजी साम्राज्य को अंग बना लिया। यानी कि कुछ अच्छे काम तो कर ही रहे थे, साथ साथ में कुछ इन्होंने क्या किया, कुछ अंग्रेजी सरकार के फेवर में भी काम करने का काम किया। बेंटिक ने 1833 ईस्वी में धारा 87 के अंतर्गत कानून बनाकर जाति या रंग के स्थान योग्यता की सेवा का आधार बनाया। ये बहुत बढ़िया काम करने का काम किया, है ना, योग्यता का सेवा, जिसके पास जो योग्यता होगा वो योग्यता के अनुसार वो पोस्ट पर जाने का काम करेगा, ना कि जाति के तहत जाने का काम करेगा। इससे उच्च पदों पर भारतीयों को अपनी सेवाएं देने का सुअवसर मिलेगा। बेंटिक ने 7 मार्च 1835 ईस्वी को मैकाले की अनुशंसा पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया। 1835 यानी कि मैकाले ने क्या किया, अनुशंसा किया कि जो है भारत में जो शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वो हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी होना चाहिए। यही कारण है कि यहाँ पर जो शिक्षा का जो माध्यम बनाने का काम किया वो अंग्रेजी 1835 में उन्होंने अनुशंसा कर देने का काम किया। शिक्षा का माध्यम कानून का वर्गीकरण में कालानुसार, है ना। उसके देखिए मराठा पेशवा बादशाह अकबर भी सती प्रथा के खिलाफ है। ये सभी जो है सती प्रथा के खिलाफ है। मराठा पेशवा और बादशाह अकबर सती प्रथा के खिलाफ है। उन्होंने भी इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने भी इस प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास करने का काम किया था। रोक लगाने पर प्रयास करने का काम किया था। उसके बाद अगर बात करें चार्ल्स मेडकॉफ, है ना, चार्ल्स मेडकॉफ की अगर बात करें 1835 से 1836 तक, 1835 से 1836 तक आने का काम किया। 1835 से 1836 तक कह रहा है। अपने एक वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाकर चार्ल्स मेडकॉफ भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता बन गया। यानी कि जो प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, जिसमें कि बोला गया था कि जो है प्रेस जो करने का काम करेगा वो अपना जो काम करेगा, कुछ जो है अंग्रेजी जो है सरकार के फेवर, अंग्रेजी सरकार के मार्गदर्शन में काम करने का काम करेगा। तो उन चीजों पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ था चार्ल्स मेडकॉफ ने यहाँ पर क्या किया, प्रेस को पूरी तरीके से मुक्तिदाता करने का काम किया था, है ना। उसके बाद देखिए लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं 1836 से 1842 तक। इसके कार्यकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। पहला जो है आपको क्या हुआ, प्रथम आंग्ल जो है आपको याद रखेगा, आंग्ल जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से 1842 तक। 1839 से 1842 तक होने का काम किया था। क्या हुआ, उधर से आओ, उधर से अंदर से आओ, अंदर से धीरे धीरे आराम से चल जाओ, नीचे ये धीरे से आराम आराम। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक। इसके कार्यकाल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना हो गया आपका। चलिए लगाने के लिए शाम से आप लोग बैठिए, ठीक है ना, थोड़ा सा हाफ आवर और लगेगा। चलिए देखिए कह रहा है इसने 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, मरम्मत कराने का काम किया। देखिए 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो शेरशाह सूरी ने बनाया था, शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में बनाया था, इन्होंने उसको मरम्मत करवाने का काम किया था। लॉर्ड ऑकलैंड ब्रिटिश संसद में इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा है तो विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दिया। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा है तो विद्यार्थियों को विदेश जाने की अनुमति दे दिया गया था, उसके बाद जाइए लॉर्ड एडनबरो 1842 से
1842 से 1844 जो चला था वो आपका लॉर्ड एलनबरो चलने का काम किया था। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, याद रखेगा, युद्ध की समाप्ति हुई इसके शासनकाल में। लॉर्ड, याद रखेगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति होने का काम किया था। अल्लाह नहीं करो। अगस्त 1843 में इस सिंध के पूर्ण रूपेण ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लिया गया था। 1843 में सिंध को पूर्ण रूपेण ब्रिटिश साम्राज्य को मिला लेने का काम किया था, है ना। उसके बाद अगर बात करें इसी के समय में 1843 ईस्वी के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति किया गया। दास प्रथा, दास मतलब क्या, नौकरों को खरीद और बेचना जो हुआ करता था, मतलब खरीद करके घर में काम करवाना, नौकरी देना, तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोटेशन का काम करता है, इसीलिए दास प्रथा को खत्म करने की बात कही गई थी। उसके बाद आ जाइए लॉर्ड हार्डिंग आ जाइए 1844 से 1848 तक, 1844 से 1848 तक। इसके काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसके शासन काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, 1845 से 1846 होने का काम किया, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। हमेशा जो है आपको अंग्रेजों का ही युद्ध आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास मॉडर्न टूल्स थे, यही कारण था कि अंग्रेजी बराबर सब जगह जो है भारी पड़ रहा था। कह रहा था इसी टाइम पीरियड पर, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पर, जो नरबली प्रथा था, नरबली जो प्रथा था, उस पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया गया, कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद आया लॉर्ड डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी आ जाइए, झंडू बम 1848 से 1856, 1848 से लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856। आधुनिक भारतीय इतिहास के निर्माण में, हल्ला नहीं करो, आधुनिक भारतीय इतिहास के निर्माण में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अत्यंत संगणनीय रहा। भारत में डलहौजी के अनेक महत्वपूर्ण विकासोन्मुख और सुधारात्मक कार्य का अंजाम दिया। सही बात है, इसके शासनकाल में बहुत सारा सुधार हुआ था और बहुत सारा गलत काम भी आपका, यानी कह सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार के फेवर में होने का काम किया था। क्योंकि आप जानते होंगे इसी टाइम पीरियड पर, इसी के जो है टाइम पीरियड पर आपका भारत में रेल चलने का काम किया था आपका 1853 में, और 34 किलोमीटर जो है आपका मुंबई से ठाणे के बीच चलने का काम किया। इन्होंने जो है अच्छा विकास करने का काम किया था, भारत के फेवर में भी था और आपका विदेशी सरकार के फेवर में। लेकिन जो काम करने का काम किया था, ये कभी सोच के नहीं किया गया इसमें भारत को फायदा होगा, ये सोच के किया था कि हमको इसमें अंग्रेजी सरकार को फायदा होने का काम करेगा। लेकिन पूर्णतः जो है कुछ तो आपका फायदा आपका भारत सरकार को भी होने का काम किया था। देखिए विवाद, देखिए कह रहा है ये विवादास्पद बर्बर गवर्नर जनरल के रूप में कुख्यात था, है ना, ये दोनों आपका रूप में याद रखेगा, है ना, विवादास्पद बर्बर गवर्नर जनरल के रूप में, है ना। शासन भार संभालते ही डलहौजी को प्रथम महत्वपूर्ण सफलता मिली है, क्या, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, है ना। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आप देखे थे 46 में हुआ था, और उसके बाद द्वितीय जो हो रहा था 1848 से 49, 1848 से 49 में होने का काम कर रहा था। जबकि 1849 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य को विलय हो गया था। 1849 ईस्वी में जो है आपका, याद रखिए, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में, यानी कि इसी समय पर डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लाया गया था आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसमें बहुत सारे जो भारत का जो आपका शहर थे उनको जो है कुशासन का किसी पर आरोप लगा कर किसी को जबरदस्ती जो है आपका हड़प लेने का काम किया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर पंजाब को 1848 में पूरी तरीके से 1849 में जो है आपका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय लेने का काम किया। पंजाब की जीत के साथ सोने के सुहागा इसे तब हाथ लगा जब इसने पंजाब से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, देखिए विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महाराणा रणजीत सिंह के पास था, जो भेंट स्वरूप इंग्लैंड को महारानी विक्टोरिया के पास भिजवा दिया। महारानी विक्टोरिया के पास, यानी कि जो कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा के खान से निकला था, वो जो है आपको कौन ले लिया, महाराणा रणजीत सिंह जो है आपका महारानी विक्टोरिया को भेंट में दे देने का काम करता। मतलब भारत का एक महत्वपूर्ण खजाना जो था जो आपका ब्रिटेन के हाथ में चला गया, और आज भी ब्रिटेन की महारानी की जो है आपका याद के क्राउन को जो है शोभा बढ़ाने का काम कर रही है। डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होने का काम क्या था, जिसके परिणाम स्वरूप 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा और पीहू को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। मतलब इसके शासनकाल में जो है जो भी चीजें आपको विवादास्पद रहा, जहां पर ये चीजें लड़ रहा हो, वो चीजें को पूरी तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत जो है आपका अपने एरिया में मिलाने का काम किया। न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। जो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर डलहौजी ने इसी बहाने सिक्किम पर आक्रमण किया। देखिए अंग्रेज डॉक्टरों के साथ जो है दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर डलहौजी इसी बहाने सिक्किम पर आक्रमण कर दिया। 1850 में
सिक्किम को अंग्रेजी साम्राज्य के साथ मिला लिया, है ना। इसी के तहत अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत की अगर बात करें तो बहुत सारा ऐसा चीज था जो कि अपने साथ में मिला लेने का काम किया। तो देखिए कौन कौन क्या क्या मिलाया था, कब मिलाया। देखिए डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के क्या कहाँ किसको किसको अलगने का काम किया। देखिए राज्य में अगर बात करें ये बस का तो सतारा को 1838 में मिला लिया। जैतपुर जो बुंदेलखंड में पड़ता है 1849 में मिला लिया। संबलपुर का 1849, जैतपुर और संबलपुर, है ना, जैतपुर जो है और जो है आपका संबलपुर 1849 में मिला दिया। बघाट जो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये 1850 में अपने साथ में मिला लिया। उदयपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उदयपुर मध्य प्रदेश में ये 1852 में मिला दिया गया था। उसके बाद झांसी जो है बात करें तो ये 1853 में अपने साथ मिला लेने का काम किया। 1853 में अपने साथ मिला लेने का काम किया था। 1853 में अपने साथ मिला लिया। और नागपुर की अगर बात करें तो ये 1854 में अपने साथ मिला लिया। ये सब इसका जो है डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो है आपका कमान है, जो कि सब जो है इसी के तहत जो है क्या कर रहा है, हड़पने का काम कर रहा है, ठीक है ना। व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत डलहौजी ने यह व्यवस्था की थी कि जिस राजा का कोई सगा वारिस ना हो उसे राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। देख रहे हैं ना, व्यक्तिगत सिद्धांत ये डायरेक्ट जो है किसके ऊपर बोल रही है, ये किस डायरेक्ट जो है किसके ऊपर बोल रहा है, तो ये बोलने का काम कर रहा है झांसी बाई, है ना, रानी, है ना, लक्ष्मीबाई के ऊपर बोलने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि झांसी की जो रानी थी उसका कोई भी अपना बेटा नहीं था, है ना। नहीं होने के कारण जो है सोचा कि जो रानी लक्ष्मीबाई का जो पूरी तरीके से जितना भी अपना एम्पायर है वो अपने हाथ में मिला लेने का काम करेंगे। इसीलिए यहाँ पर कोई सगा वारिस ना हो उसके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, जिसका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पुरजोर विरोध कर डलहौजी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन को स्थापित किया। देखिए इनाम कमीशन का स्थापित किया जिसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों को पता करके उन्हें छीन लेना था। देख रहे हैं ना, मतलब जिसका उद्देश्य ये था कि जो भूमि कर रहित मतलब जो टैक्स नहीं दे रहा है उन जागीरों को क्या किया जाएगा, पता करके उसका जो भूमि है उसका जो जमीन है उसको छीन लेने का काम करेगा। 1856 ईस्वी में उसने कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। अवध को नवाब वाजिद अली शाह था। अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके मिला लिया गया था अंग्रेजी सरकार अपने राज्य में। इस समय जो आपका याद रखेगा कि जो अवध का जो आपका नवाब जो था जिसका नाम था वाजिद अली शाह, 1856 ईस्वी में उसने अंग्रेजी सेना का मुख्यालय शिमला स्थापित कर दिया। 1856 में याद रखेगा। अब मैं आपको बता दूं जो शिमला में जो बघाट पड़ता है, कहाँ बघाट जो आपका हिमाचल प्रदेश में, जो 1875 में बघाट को अपने साथ मिलाने का काम किया था। उसके बाद करें 1856 ईस्वी में डलहौजी ने तोप खाने का मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। 1856 में डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, है ना। डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसने भी नरबली प्रथा को रोकने का प्रथम प्रयास किया। नरबली प्रथा इन्होंने भी रोकने का काम किया और भी दूसरा जो गवर्नर जनरल थे वो भी इनको रोकने का प्रयास करने का काम किया था। इसके समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रथम बार प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत किया गया था। 1853 ईस्वी में डलहौजी ने कलकत्ता एवं आगरा के बीच में प्रथम बार बिजली से संचालित जो है तार सेवा 1853 में इन्होंने शुरुआत करवाने का काम किया। 1854 ईस्वी में इसने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना करने का काम किया। पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट भारत में प्रथम बार डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थापना करने का काम किया था। डलहौजी ने 1854 में नवीन पोस्ट ऑफिस, याद रखेगा, नवीन पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया। 1854 ईस्वी में नवीन पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया। बाद में प्रथम बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया गया था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के शासनकाल में भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 16 याद रखेगा। देखिए डाक सेवा का जनक यही है ना। उसके बाद तार से संबंधित जो आपका पोस्ट ऑफिस जो चला था वो भी यही चलाने का काम किया। रेलवे का जनक यही माना जाता है शासनकाल में। 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाया। बम्बई से
थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चलाने का काम किया। 1854 ईस्वी में डलहौजी ने शिक्षा संबंधी सुधारों हेतु गुड डिस्पैच को लागू किया। 1854 में गुड डिस्पैच जो है लागू करने का काम किया। ठीक है ना, अपना पढ़िए। गुड डिस्पैच के तहत जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर, देखिए एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और 1857 ईस्वी में तीन गो प्रेसिडेंसी इस समय था। याद रखिएगा, आपका कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम किया था, है ना। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक आपका यूनिवर्सिटी, एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई। और प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक, एजुकेशन डायरेक्टर, शिक्षा निदेशक, एजुकेशन डायरेक्टर जो है होने की पुष्टि की गई। उसके बाद डलहौजी ने प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना किया। पीडब्ल्यूडी की स्थापना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। डलहौजी के समय में ही पीडब्ल्यूडी का स्थापना हुआ, लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी स्थापना होने का काम किया। उसके शासनकाल में 1855 से 1856 में संताल विद्रोह, सिद्धो कानून जो किया था ना, संताल विद्रोह, डलहौजी ने देश के अंदर 2 पैसे की दर से पत्र भेजने का व्यवस्था किया था। पत्र भेजने की व्यवस्था 2 पैसे की दर, पत्र भेजने की व्यवस्था 2 पैसे की दर से डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। 8 अप्रैल 1854 को डलहौजी ने गंगा नहर का निर्माण कराया। गंगा नहर का निर्माण किसने कराया? तो 1854 में जो है आपका डलहौजी के द्वारा। क्यों? क्योंकि सिंचाई के लिए कराने का काम किया था उसने। ग्रांड ट्रांक रोड को मरम्मत कार्य जो पुनः शुरू करवाने का काम किया था, है ना। दो ऐसे जो याद रखें गवर्नर जनरल है, जो कि आपका ग्रांड ट्रांक रोड को इन्होंने मरम्मत करवाने का काम किया, जो दिल्ली से आपका कलकत्ता का कनेक्ट करने का काम करता था। डलहौजी ने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया, है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इन्होंने खोलने का काम किया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को खोल लेने का काम किया था, ठीक, खोल देने का काम किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत वायसराय। अब आता है 1856 से 62। चलिए 1856 से यहीं से आपका जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था वो आपका चेंज हो जाएगा ना। यहीं से आपका भारत का गवर्नर जनरल चेंज हो जाएगा। देखिएगा, लॉर्ड कैनिंग आया यहाँ से, है ना। आपका डलहौजी खत्म हो गया और डलहौजी के बाद यहाँ पर कौन आया? लॉर्ड कैनिंग, भारत का पहला वायसराय आने का काम करेगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए पहला जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल है ना, ये वायसराय भी होगी, डोंट वरी, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल है ना, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल, कंपनी के द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल। अब भारत ब्रिटिश सम्राट के द्वारा, मतलब यहाँ से जो पूरी तरीके से जो शासन व्यवस्था होगा वो कंपनी के हाथ में ना रह करके वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला जाएगा और यहाँ से पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, है ना, भारत वायसराय, है ना। कैनिंग के समय ही 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक सैनिक विद्रोह घटे होने का काम किया। 1857 का विद्रोह, याद रखेगा। यही कारण है कि आपका यहाँ पर रिफॉर्म किया गया था, गवर्नर जनरल की जगह पर आपका वायसराय आने का काम किया। कैनिंग ने इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधारों के तहत कंपनी के हाथों से भारत का शासन छीनकर सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में दे दिया था। इसी टाइम में हुआ था। उसने सैन्य सुधारों के तहत अंग्रेजी सेना से भारतीय सैनिकों की संख्या को घटाना शुरू किया गया। मतलब यहीं से जो है आपका याद रखेगा, क्योंकि इसी टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड पर है जो कि भारत के जो सैनिक थे, जो आपका ब्रिटिश सेना में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो शामिल थे, उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों को ऐसा लगा था कि अगर भारतीय ज्यादा सेना में रहेंगे तो हमारे खिलाफ ही क्यों ना विद्रोह कर दे। इसीलिए यहाँ पर भारतीय जो आपका जवान, जो आपका सेना में जो शामिल हो रहे थे, उनकी संख्या को घटा दिया गया, उनकी संख्या को घटा देने का काम किया था और घटाना शुरू किया और उनके हाथों से तोप खाने का अधिकार छीन लिया। तोप खाने का अधिकार, कहीं एक आगो तोप हमारे ऊपर न चला जाए, इसीलिए जो है ये सभी चीजों का अधिकार धीरे धीरे आपका डिडक्ट करने का काम कर रहा था भारतीयों के हाथ से। इसी के समय में सन 1856 इसमें विधवा पुनर् अधिनियम पारित हुआ, है ना। विधवा पुनर् अधिनियम जो है पारित होने का काम किया था। इससे विधवाओं को पुनः वैवाहिक जीवन को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ, है ना। विधवा पुनर्विवाह, यहाँ से विधवा जो है पुनः विवाह जो है कर सकती है, इसके लिए ये एक्ट पारित कराने का काम करेगा। कैनिंग के शासनकाल में 1856 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। 1856 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ था। इस एक्ट के द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, 3 गो प्रेसिडेंसी है ना,
बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। याद रखेगा 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हाईकोर्ट का स्थापना हुआ कलकत्ता में, हाईकोर्ट का स्थापना कलकत्ता में हुआ। और 1856 में इंडियन हाईकोर्ट के एक्ट के अकॉर्डिंग जो है तीन गो यानी कि तीन जो है या तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक हाईकोर्ट का स्थापना होने का काम करेगा। और उसके बाद कैनिंग ने मैकाले द्वारा पारित दंड संहिता को 1858 ईस्वी के कानून बना दिया। ये जो चीजें था ये 1858 के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से बना दिया गया। 1849 में अपराध विधान संहिता का अपराध विधान संहिता लागू कर दिया है ना। 1849 में अपराध विधान संहिता लागू कर दिया। 1861 ईस्वी में इसने इंडियन काउंसिल एक्ट का पारित किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पारित करने का काम किया और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया। क्या किया? पोर्टफोलियो प्रणाली। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो प्रणाली कब आया था? तो पोर्टफोलियो प्रणाली कैनिंग के शासनकाल में 1861 में 1861 में आने का काम किया। आप लोग सब मैथ बनाइए, बदमाशी नहीं करिए तो पीटेंगे। 1861 में, ठीक है ना। कैनिंग ने लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किए गए व्यक्तिगत सिद्धांत है ना, व्यक्तिगत सिद्धांत कैनिंग द्वारा डलहौजी द्वारा लागू किए गए व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्टर ऑफ लैब्स यानी राज्य विलय हड़प नीति को समाप्त कर दिया। हड़प नीति को समाप्त कर दिया। कैनिंग ने सार्वजनिक सुधारों के अंतर्गत भारत में रेलवे लाइन, सड़कों और नहरों का निर्माण कराया। देखिए रेलवे को, लाइन को और सड़कों को निर्माण कर दिया गया था। डलहौजी के शासनकाल में रेलवे का स्थापना हो गया था और उसके बाद कैनिंग के शासनकाल में आपका रेलवे लाइनों का और सड़कों नहरों का निर्माण करवाया जाना स्टार्ट हो गया था। इंग्लैंड के महान अर्थशास्त्री जिनका नाम था जॉन विल्सन, इसी के समय में 1859 में भारत आने का काम किया। लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन विलियम्स को परामर्श पर 500 रुपये से अधिक आय पर आयकर लगा दिया गया। यानी यही अर्थशास्त्री का यह सुझाव था कि अगर किन्हीं भी भारतीयों का या कोई भी भारतीय रहने वाले हैं जिसका इनकम 500 से अधिक होगा उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। और आयकर जो है किनके विचार पर? तो जॉन विल्सन के विचार पर लगाने का काम किया। और आयात पर 10% तथा निर्यात पर 4% का टैक्स, मतलब यहाँ से जो निर्यात करेगा वो भारत से जो निर्यात करेगा वो 4% का टैक्स, और जो वहां से मतलब जो विदेशी से जो है आप आयात करने का काम करेगा तो उसके ऊपर 10% टैक्स निश्चित कर दिया गया था। इसी के शासनकाल में 1861 में पारित भारतीय परिषद अधिनियम जो भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के काउंसिल की संख्या 4 से बढ़ाकर के 5 कर दिया गया था। काउंसिल की संख्या बढ़ाकर के 4 से बढ़ाकर के 5 कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो माल आ रहा था लॉजिस्टिक काउंसिल के सदस्यों की संख्या जो है 4 से बढ़ाकर के यहाँ पर 12 कर देने का काम किया, ठीक है ना। उसके बाद आइए लॉर्ड एलिंगो 1862 से 1863, मात्र 1 साल का रहा। इसका कोई खास ज्यादा नहीं रहा। इसी के शासनकाल में आपका बहावी आंदोलन का दमन हुआ। बहावी आंदोलन का दमन होने जो बहावी आंदोलन जो चल रहा था उस आंदोलन को दबा दिया गया। हाँ याद रखेगा 1863 इसमें धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई है ना। हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 से 1869 ईस्वी। इसके समय में 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर धावा बोल दिया। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर धावा बोल दिया था। आंग्लो भूटानी युद्ध का अंत इस समझौते के साथ हुआ कि अंग्रेज भूटानियों को 5000 रुपये वार्षिक सहायता देंगे। देखिए अंग्रेज भूटानियों को 5000 रुपया वार्षिक सहायता दिया जाएगा। 5000 रुपया वार्षिक सहायता दिया जाएगा। बदले में जो है भूटानियों ने अंग्रेजों को 18 पहाड़ी दर्रों का अधिकार सौंप दिया। भूटानियों को 18 पहाड़ी दर्रों का अधिकार सौंप दिया गया था, है ना। ये मैं चेक करते रहता हूँ कहीं ये स्विच ऑफ ना हो जाए। स्विच ऑफ हो जाएगा तो आवाज का वाट लग जाएगा। चलिए यहाँ पर अफगानिस्तान में पड़ती उसने शानदार निष्क्रियता दिखाते हुए हस्तक्षेप नीति अपनाई और अफगानिस्तान के शासक शेर अली मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। मतलब अंग्रेजों के साथ जो है आपका अच्छा संबंध ये बना के रखने का काम किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सर जॉन लॉरेंस थे जो है आपका भूटानियों के साथ और अफगानियों के साथ कोई मतलब ज्यादा सख्त संबंध स्थापित नहीं करने का काम किया था, याद रखेगा। उसके बाद देखिए क्या है, इसके शासनकाल में उड़ीसा में 1866 में और बुंदेलखंड तथा राजपुताना में 1868 से 69 में भयंकर अकाल पड़ा था। उड़ीसा और बुंदेलखंड ये जो एक एरिया है जो भारत में है, ये आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर भयंकर जो अकाल पड़ने का काम किया।
इस भयंकर अकालों को देख लॉरेंस ने हेनरी कैंपबेल याद रखें, हेनरी कैंपबेल जो है ना, जो 1857 की क्रांति को दबाने का काम किया था, झांसी वाला, अकाल आयोग का गठन कर दिया है ना, अकाल आयोग का गठन कर दिया 1865 में। सर लॉरेंस ने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरुआत करने का काम किया 1865 ईस्वी में। सर लॉरेंस ने भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा है। उसके बाद आ गया लॉर्ड मेयो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड मेयो। इसी के शासनकाल में 1869 से 1872 जनगणना हुआ ना, इसी भी अफगानिस्तान में औरसिर्फ नीति का पालन जारी रखा। 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया था? 1872 में, याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। 1872 में इसने एक कृषि विभाग का, याद रखिएगा 1872 में कृषि विभाग का स्थापना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कर दिया गया था। मेयो ने रेलवे विभाग का सरकारीकरण किया था, रेलवे या मेयो ने रेलवे विभाग का सरकारीकरण करने का काम किया था। भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, कब? 1872 में। आप याद रखेगा भारत में जो जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में अंग्रेज द्वारा लॉर्ड मेयो के काल में शुरू कर दी गई थी। रिपन के काल में 1881 ईस्वी में नियमित रूप से शुरू कर दिया गया था। 1800 या रिपन के काल में 1881 में जो है पूरी तरीके से रेगुलर बेसिस पे इसको शुरू कर दिया गया था। इसने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत अपने वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति अपनाने का काम किया। 1872 ईस्वी में एक अफगान के चाकू मारकर अंडमान में इसकी हत्या कर दी। 1872 में, याद रखेगा, एक अफगान को चाकू मार करके अंडमान में हत्या कर दिया गया था। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके दफ्तर में ही कर दिया गया था। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनने का काम करेगा कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिनकी उसी के दफ्तर में उसकी हत्या कर दी गई थी, तो उसका नाम था लॉर्ड मेयो, याद रखेगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद आया लॉर्ड नॉर्थब्रुक, कौन आया? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक की अगर बात करें तो ये 1872 से 1876 तक चलने का काम किया। नॉर्थब्रुक के शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, याद रखिएगा, बंगाल में भयानक। और देखिए आपका अभी तो जो है अकाल पड़ने का काम किया था, तो किसके शासनकाल में पड़ा था? तो अभी जस्ट हम आपको बताने का काम किए थे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, है ना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपका भयानक जो आपका अकाल पड़ने का काम किया था, याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड मेयो ही था नबी। अच्छा, ये आपका सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ये अकाल पड़ा था, याद रखिएगा, सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में भयानक अकाल पड़ा। इसी के समय में पंजाब का प्रसिद्ध भूख आंदोलन, है ना, जो भगत जवाहरलाल के नेतृत्व में होने का काम किया था, ठीक है ना, वो आंदोलन हुआ था, याद रखिए। व्यापार हेतु स्वेज नहर इसी के समय में खुला, स्वेज नहर इसी के समय में खुलने का काम किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, इसी के समय में। कब? 1869 में। तो मध्य व्यापार की तेजी आई, इसी कारण है जो मध्य व्यापार की तेजी आने का काम किया। 1873 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने ये घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य है करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना, इनका मेन उद्देश्य था, है ना। उसने बड़ौदा को मलाराज गायकवाड़ को भ्रष्टाचार को आरोप में उसके पद से हटा दिया गया था, है ना। मल्हा रख रखाव ना, उसे मद्रास भेज दिया। कहाँ पर? मद्रास भेज देने का काम किया, याद रखिएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है। उसके बाद अगर एक और इसके समय में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इसी के समय प्रिंस ऑफ वेल्स, है ना, इंग्लैंड का प्रिंस ऑफ वेल्स जो है एडवर्ड सप्तम जो है भारत आने का काम करते हैं। अब आ जाइए लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880। साहित्य क्षेत्र में ओवन मेरिडिथ, है ना, ओवन मेरिडिथ नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। क्या था? साहित्यकार था, याद रखेगा। इसने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राचार्य महाविद्यालय की स्थापना करने का काम किया था। कौन किया था? तो इसके आप याद रखें लॉर्ड लिटन के शासनकाल में होने का काम किया था। इसके समय 1876 से 1878 में मध्य भारत
मध्य भारत आपका पंजाब और हैदराबाद और बंबई मद्रास आदि क्षेत्रों में भयानक अकाल पड़ने का काम किया था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, है ना, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, ये तीनों के शासनकाल में लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड जॉन लॉरेंस और आपका याद रखेगा ये लॉर्ड लिटन, इसके शासनकाल में आपका अकाल पड़ने का काम किया था। तीन ऐसे जिसमें कि भूखमरी के जो है व्यवस्था आने का काम किया, जिसमें कि 50 लगभग लोग 50 लाख लोग जो है मर जाने का काम किया था, मर गया था। तो अब रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में लिटन ने एक अकाल आयोग का स्थापना करने का काम किया था, अकाल आयोग का स्थापना हुआ था। उसके बाद देखिए इसके शासनकाल में 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद, है ना, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, है ना, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं को प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा से 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया, 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष करने का काम किया। तो सिविल सेवा परीक्षा में जो आप भाग ले सकते हैं वो जिसका 19 वर्ष होगा वो भी इसमें भाग ले सकते थे। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, समाचार पत्र अधिनियम पारित किया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। यानी कि लॉर्ड लिटन के तहत जो है, लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पर समाचार पत्रों के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा देने का काम किया। राष्ट्रवादी समाचार पत्र, है ना, सोम प्रकाश इस प्रतिबंध विशेषकर प्रभावित हुआ, जिसके पायनियर अखबार इस एक्ट के स्वागत समर्थन करने का काम किया। तो ये कुछ ऐसे अखबार था जिसमें एक्ट का स्वागत, देखिए एक्ट का स्वागत समर्थन किया, इस एक्ट का जो है आपका समर्थन किया। 1878 ईस्वी में लिटन ने इंडियन आर्म्स एक्ट, भारतीय सशस्त्र अधिनियम, है ना, भारतीय सशस्त्र अधिनियम, याद रखेगा, भारतीय 1878 में लिटन ने इंडियन आर्म्स एक्ट, भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित किया। इस एक्ट के तहत अब ना तो कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के शस्त्र रख सकता था, बिना लाइसेंस के जो है हल्ला नहीं करो, है ना, एक्ट के तहत अब कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस का शस्त्र रख सकता था, न शस्त्रों का व्यापार कर सकता, है ना, ना तो कोई शस्त्र रख सकता था और न कोई शस्त्रों का व्यापार कर सकता था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, क्योंकि आर्म्स एक्ट के समय पारित हुआ था 1878 में। उसके बाद ये लॉर्ड रिपन, है ना, 1880 से 82 ईस्वी में, 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारतीय प्रेस पर से लगे सभी प्रतिबंध को हटा देने का काम किया। यानी कि लॉर्ड रिपन ने हटाया और लॉर्ड लिटन ने पूरी तरीके से लगा दिया था। इस प्रकार से लॉर्ड रिपन ने साबित कर दिया कि वो भारत आए अन्य सभी वायसराय में सर्वाधिक गुजरात भारत में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड लिटन को ही जानते हैं, आई होप आप लोग जानते भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड, तहसील बोर्ड आदि तथा शहरी क्षेत्रों पर न्यायपालिका का गठन किया गया था आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, है ना। रिपन ने सिविल सेवाओं पर प्रवेश आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष, देख रहे हैं ना, वो लिटनवा घटा दिया था 21 से 19 और रिपनवा क्या किया, बढ़ा दिया गया था, है ना, 19 से 21। इस प्रकार जो है 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना करवाया गया। तब से लेकर अब तक प्रत्येक दशक पर आपका हर डिकेड में अंतराल पर हमारे यहाँ जनगणना कराई जाती है। भारत में प्रथम बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, किसके, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराया गया था। 1881 में उसने प्रथम फैक्ट्री एक्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम, है ना, प्रथम कारखाना अधिनियम पारित कर दिया गया था। इसके बाद बात करें शैक्षिक सुधारों के तहत, शैक्षिक सुधारों के तहत रिपन ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट 1882 में आई और सरकार ने इसे क्रियान्वित करने का पूरा प्रयत्न करने का काम किया। रिपन ने भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय सुधारवादी कदम उठाने का काम किया। इसी की अगली कड़ी थी कि इलवर्ट विधेयक, क्या था, इलवर्ट विधेयक, है ना, इलवर्ट जिसके अधिनियम के तहत कहा गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा को लड़ सकता है, मुकदमा को सुनवाई कर सकता है।
ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही ये चीजें संभव हो पाया। यूरोप वासियों ने रिपन के एल्बर्ट बिल का प्रबलतम विरोध किया। अब सही बात है, जहाँ पर भारतीय लोग को अधिकार मिला जा रहा है तो अंग्रेजी लोग तो विरोध करेगा ही। तो अंग्रेजी लोग जो थे इस चीजों को पूरी तरीके से यूरोप वासी जो है विरोध करने का काम किया और एल्बर्ट विधेयक को वापस लेना पड़ा। इतना जो है विरोध किया अंग्रेजों द्वारा एल्बर्ट विधेयक के विरोध में किए गए प्रबल विरोध को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? श्वेत, क्योंकि श्वेत लोगों के द्वारा विरोध किया गया था, इसीलिए श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने मैसूर राज्य की उसके शासन को वापस सौंप दिया। 1881 ईस्वी में मैसूर, याद रखें, मैसूर राज्य को उसके शासक को सौंप दिया। 1883 में लॉर्ड रिपन 1883 में लॉर्ड रिपन के समय अकाल संहिता अस्तित्व में आई। अकाल संहिता अस्तित्व में आई। भारतीयों में रिपन के सज्जन रिपन कहा जाता था। भारतीयों में रिपन को सज्जन रिपन कहा जाता, सज्जन, है ना, क्योंकि भारतीयों के लिए इन्होंने कुछ काम करने का काम किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा भारत का उद्धारक कहा गया। लॉर्ड रिपन ने अपने विषय में कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं करना। ये बात कौन का था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कहते हैं मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं करने का काम करेंगे। लॉर्ड डफरिन की अगर बात करें तो 1884 से 1888, 1884 से 1888 इसके शासनकाल के महत्वपूर्ण घटना थी कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888, जिसमें बर्मा का पराजित कर अंग्रेजी राज्य का अंग बना दिया था। 1885 है ना, यानी कि याद रखेगा इसी के शासनकाल में ये महत्वपूर्ण घटना था कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जिसमें कि बर्मा को पराजित करके अंग्रेजी राज्य का अंग बना दिया। इसके समय में एक और महत्वपूर्ण घटना थी कि 28 दिसंबर 1850 को बंबई में ए.ओ. हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने का काम किया। इसी के कार्यकाल में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट सभी 1885 ईस्वी में पारित होने का काम किया। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट, ये एक्ट पारित होने का काम किया। इसी के समय में ग्वालियर पर सिंधिया पर शासन पूर्ण हो गया, है ना। ग्वालियर पर सिंधिया का शासन इसी के शासनकाल में होने का काम किया। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ये चीजें होने का काम किया। जो उसके आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन 1884 से 94 एक नहीं करो, जिसने सर ड्यूरेंट को अफगानिस्तान भेजा, है ना। आप जानते होंगे कि आपका भारत ये हला नहीं करो, ड्यूरेंट के, है ना, आप जानते होंगे कि ड्यूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान होने का काम करता है। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारण करवा दिया गया, ड्यूरेंट रेखा के नाम से जाना गया था। अयोध्या हला नहीं करो, जिसने सुधारवादी कदम उठाते हुए 1891 ईस्वी में सुधारवादी कदम उठाते हुए 1891 ईस्वी में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम लागू किया। इसके अनुसार स्त्रियों द्वारा 11 घंटे से ज्यादा काम कराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। फैक्ट्री अधिनियम आया, फैक्ट्री एक्ट आया, और आपको याद रखेगा स्त्रियों को 11 घंटे से ज्यादा काम कराने से रोक दिया गया, धीरे बोला है ना। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था किया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था करने का काम किया था। उसके बाद अगर बात करें, इसने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण, ये तो हो गया ना, 2 पेज लगातार आपका आ गया। चलिए, इसी के समय में 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया था। देखिए, है ना, डफरिन है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। इसके तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय काउंसिल में भारतीयों की संख्या बढ़ाई और काउंसिल पर भारतीय सदस्यों को हुर्रियत पर बहस करने के वैधानिक अनुमति मिलने का काम किया था। अब ये आपका क्या था? अब आते हैं लॉर्ड एलिंगडन। ये किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, नहीं, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ये चीजें हुआ। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं लॉर्ड एलिंग द्वितीय 1894 से 1899 तक, 1894 से 1899 तक, ठीक है ना। चलिए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 1800 इसने घोषणा की थी कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है। किसने? डॉक्टर एलिंग द्वितीय। इसने तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा भी की जाएगी।
ये बात किसने कहा था? तो लॉर्ड एलिंग द्वितीय, याद रखिएगा, लॉर्ड एलिंग द्वितीय। घोषणा किया भारत के तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा भी की जाएगी। इसके समय में 1895 से 98 ईस्वी के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था, है ना। 1895 और 98 के बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ने का काम किया। इसने सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन करने का काम किया। चित्राल और अफरीदियों द्वारा किए विद्रोह इसके समय में प्रमुख घटना थी। अंग्रेजों ने चित्राल को अपने कब्जे में कर लिया और अफरीदियों को घुटने टेकने के लिए विवश करने का काम किया था। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करें तो 1899 से 5 तक आया, 1905 तक आ गया, 1899 से 1905 तक। कर्जन वायसराय बनने के पूर्व 4 बार भारत आ चुका था, देख रहे हैं ना। ये वायसराय बनने से पहले ये भारत में 4 बार, कितने बार? 4 बार आ चुका था। इसने 1899 से 1900 इसमें अकाल और सूखे की स्थिति को विश्लेषण करके एंटनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन करने का काम किया। इसने 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्लिफ, है ना, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्लिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया। तो एक सिंचाई आयोग का गठन करने का काम किया। 1902 ईस्वी में कर्जन ने सर एंड्रयू फ्रेजर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार दरोगा वाले BBI है, याद रखेगा। 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन 1902 ईस्वी में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, है ना। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1904 में किया गया, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। कर्जन द्वारा स्थापित करवाए गए पुलिस आयोग के तहत प्रांतीय पुलिस और केंद्रीय पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। प्रांतीय पुलिस और आपका केंद्रीय पुलिस की स्थापना की गई थी। कर्जन ने भारतीय सेना को उत्तरी और दक्षिणी कमानों में बांटा, उत्तरी कमान और दक्षिणी कमान में बांटने का काम किया। कर्जन ने कोयटा सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एक कॉलेज की स्थापना किया। एक कॉलेज की स्थापना, रुक जाइए 10 मिनट रुक जाइएगा। भारत में प्रथम बार कर्जन के द्वारा ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा मरम्मती की और ध्यान दिया गया। इस हेतु उसने प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में पास किया और साथ ही साथ भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया। 1904 में ही करने का काम किया था, 1904 में ही। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे के विकास के क्षेत्र में देखिए, उसके बाद यहाँ पर है कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय रेलवे के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ। कर्जन शासनकाल में पुलिस आयोग का गठन भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ। 1903 ईस्वी के आधार पर पुलिस कर्मचारियों की संख्या पुलिस कर्मचारी की संख्या में वृद्धि कर वेतन बढ़ाया गया। वेतन को क्या किया गया? बढ़ाया गया था। उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया गया। प्रांतीय पुलिस विभाग को केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया इसी के शासनकाल में। इसी के समय में 1904 ईस्वी में सहकारी उधार समिति अधिनियम आया। इसके तहत कृषकों को आदि को कम ब्याज दर पर उधार देने की व्यवस्था किया गया था। उधार देने की व्यवस्था भी किया। लॉर्ड कर्जन के भीषणतम भारत विरोधी कार्य था जो 1905 में बंगाल का विभाजन, मतलब भीषण भारत विरोधी काम था, जो कि भारत विभाजन का घोषणा करने का काम किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में, जो पूरा भारत में इसका क्या हुआ? विरोध होने का काम किया था। कर्जन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबा देने के लिए गलत नियत से प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। एक बंगाल को नाम दिया पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल नाम दिया था। किस लिए? प्रशासनिक सुविधा के नाम पर, ठीक है ना। बंगाल को 2 भागों में। ये गलत यहाँ पर क्या था? गलत यहाँ पर नियत से याद रखेगा। पूर्वी बंगाल का राजधानी बनाया ढाका, पश्चिमी बंगाल का राजधानी बनाया कलकत्ता, जो अब कलकत्ता। कर्जन द्वारा बंगभंग मुख्य उद्देश्य था भारतीय हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न करना। भारतीय मुसलमान और हिंदू के बीच में क्या करना? मतभेद उत्पन्न करना, ताकि फुट डालो और राज करो की नीति चला करके हम राज करने का काम करेंगे। आपस में लड़े और राष्ट्र के लोगों को ध्यान राष्ट्रीय आंदोलन से हट जाने का काम करेगा। इसीलिए उन्होंने कर्जन द्वारा बंगभंग मुख्य उद्देश्य चलाने का काम किया। कर्जन द्वारा बंगभंग किया जाना, अंग्रेजों को फुट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नीति को बड़ा उदाहरण देने का काम किया। लाला लाजपत राय की अगर बात करें तो एक भाषण में कर्जन के बारे में तीखी टिप्पणी बंग भंग को लक्ष्य करते हुए कहा था कि भारत स्वराज्य चाहता है,
स्वतंत्रता चाहता था, जबकि कर्जन इस बंधन को, गुलामी की काल को बढ़ाना चाहता था। हम दृढ़ एवं स्वावलंबी बनना चाहते थे, जबकि वह चाहता था कि हम नम और अधिकृत बने रहे। हम प्रतिदिन सरकार मांगते थे, जबकि कर्जन हमेशा यह कोशिश की इन संस्थाओं को बदनाम कर दे और घड़ी के सुइयों के पीछे घुमा दे। ये सभी चीजें आपका कर्जन का जो है नीति का था। उसके बाद करें लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक आते हैं। 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया गया था। इस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस और आपका कांग्रेस जो है आपका क्या हुआ था और नरम दल गरम दल के रूप में बढ़ गया था। 1907 ईस्वी में अंग्रेजों एवं रूसी प्रतिनिधि की बैठक की समय हुई थी। मिंटो मॉडल सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किया जाना था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना ये भी एक मानी जाती है। उसके बाद मिंटो द्वितीय के कार्यकाल के दौरान घटी अन्य महत्वपूर्ण घटना क्या था, देखिए इसी के समय खुदीराम बोस को फांसी दिया गया और तिलक को बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास की सजा देने का काम किया था मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1915 तक चला था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल महत्वपूर्ण घटनाओं में परिपूर्ण रहा। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज परचम भारत आए। जॉर्ज परचम भारत आए 12 दिसंबर 1911 में। ब्रिटेन के राजा का स्वागत में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में जॉर्ज परचम का बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया, है ना, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया। जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। दिल्ली दरबार में ही राजा जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। 1912 में देखिए घोषणा 1911 में हुआ, याद रखिएगा, घोषणा 1911 में हुआ और 1912 में दिल्ली भारत राजधानी बनने का काम किया। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दिल्ली में किसी क्रांतिकारी ने बम फेंक दिया था। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप को प्रकाशन इसी समय किया गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी को प्रकाशन इसी समय किया गया था। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू के कुलाधिपति जो है आपका नियुक्त किया गया। तो आज आपका जो है ना 1916 तक रहने देते हैं। 1916 से लेकर जो 1947 के बीच में जो बचा है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपको कल अपलोड कर देंगे। और आपके लिए इतना मेहनत हम करते हैं, अगर ये चीजें आपको बिहार दरोगा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप कोई बिहार दरोगा एग्जाम देना चाह रहे हैं और जा रहे हैं तो इसको एक बार जरूर जो है रिवीजन करके जाने का काम करिएगा, जरूर आपको फायदा होने का काम करेगा। मेरिट में 1 नंबर 2 नंबर ही मायने रखता है और 1 नंबर 2 नंबर आपको ये मॉडल हिस्ट्री पूरी तरीके से आपको दिलाने का काम करेगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।